ठीक है सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस में, कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा बताओ। सर वो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने बताया था कि KMnO4 न्यूट्रल, बेसिक और एसिड सॉल्यूशन में क्या देता है, अच्छा हाँ, ये बताया था आपने। बाकी एन फैक्टर आपने बता दिया था, बेस तक पूरा हाँ कर लिया था। एसिड बेस तक बता दिया, अभी रेडॉक्स वाला बता रहा हूँ, है ना, रेडॉक्स यस वाला सर। ही शुरू करा था ना अभी। यस सर। हाँ, तो रिडॉक्स वाले में अगर हमें एन फैक्टर की बात करनी है तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, वो क्या थे आपके। अगर आपका आपको आपको मैंने बताया था कि KMnO4 है और उसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालें तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, Mn2+ में। ये क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, हमेशा क्या करना है, यही चीज लेनी है, करेक्ट। अब KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाएगा। अब हमको क्या देखना है, कितना चेंज आ रहा है, यहाँ +7 से क्या जा रहा है, +2 जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा 5। है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 5। क्या बात समझ गए बेटा आप लोग, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि मैंने इसका लिखाया है कि एन फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ दैट एलिमेंट या ए मॉलिक्यूल या पूरा आयन, यही तो बोला था, याद है, नहीं याद है पिछली क्लास का। यस सर, याद है। सर याद है याद है। तो KMnO4 Mn2+ जा रहा है, और इसको मैंने फिर आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंस करके भी दिखाया था, क्यों इसका एन फैक्टर 5 आएगा, दिखाया था कि नहीं दिखाया था। यस सर। यस है? तो वो हो गया। अब KMnO4 अगर आपके पास है और वो न्यूट्रल मीडियम है, तो न्यूट्रल मीडियम में कहा जाएगा, MnO2 में जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन कितना है, +7, और यहाँ कितना है, +4, कितने का चेंज आ रहा है, +7 से +4, कितने का चेंज, 3। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, करेक्ट। और फिर आपका KMnO4 बेसिक मीडियम में जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है बेसिक मीडियम में MnO4 2 नेगेटिव, 2-, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो +7 से कितना जा रहा है, +6 जा रहा है, करेक्ट। तो कितना चेंज हो रहा है इसके उसमें एन फैक्टर में, 1 का, यस या नो। यस सर। तो ये एन फैक्टर पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें मैंने एक और बताया था कि ये तो KMnO4 के लिए हो गया। अगर K2Cr2O7 है और उसको एसिडिक मीडियम में डाल दो तो Cr3+ में जाएगा। अब यहाँ पे +6 से जा रहा है +3, कितने का चेंज सर बैलेंस कर दीजिए, हाँ? बैलेंस सर बैलेंस। CR को सर बैलेंस करेंगे ना बैलेंस सर। कर देते हैं टर्म, लेकिन ये है कि यहाँ पे +6 से कितना जा रहा है, +3 का चेंज, कितने का, +6 से +3 कितने का चेंज, +3 का चेंज, और दो एलिमेंट के लिए कितने का चेंज होगा, 6 का। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, करेक्ट। अरे क्या हो गया, मम्मा कहाँ गई, चलो चलो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास K2Cr2 का केस हो गया, +6 से कहा जा रहा है +3 का चेंज, तो हमने दो एटम के लिए, क्योंकि वहां पे मैंने बोला पर मॉलिक्यूल या पर आयन या पर एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो ऐसे दे दिया। और इसका दूसरा तरीका जो हमने रेडॉक्स में बैलेंस करते वक्त देखा था कि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 × 6 12, और यहाँ पे 2 × 3 कितना 6, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ गया सर। तो वही एन फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट। अब अगले केस में हमने और एक बताया था कि H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड है, इसको बोलते हैं। अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो ये आपका जाएगा CO2 में। तो अब सोचिए यहाँ पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे क्या है, +4 ऑक्सीडेशन, करेक्ट। अब +3 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, करेक्ट। तो अगर आपका +3 से +4 में जा रहा है तो एक का चेंज दो के लिए कितने का चेंज होगा, एन फैक्टर 2 आ जाएगा, करेक्ट। ये बेसिकली ऐसे करके अपने को सर बैलेंस कर दीजिए कार्बन को। हाँ मतलब सर C2 है ना सर वहाँ। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है।
अगर आप देखें तो यहाँ के रिस्पेक्ट में देखना है ना, यहाँ पे 2 एटम है तो ऑटोमेटिकली 2 के लिए क्या क्या होगा वो कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बताया था कि I2 अगर है तो I2 जा रहा है I माइनस में, अब यहाँ पे भी एटम बैलेंस कर सकते हो। स्कैन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 0 से कहाँ जा रहा है, 2। 0 से जा रहा है -1 जा रहा है, तो 0 से -1 तो 1 का चेंज, लेकिन 2 एलिमेंट है तो कितने का चेंज, 2 का चेंज। करेक्ट बात समझ में आ रही बेटा सबको। ऐसे हाँ ही सर। क्या करें, एक हमने बताया था P4 है और वो जा रहा है आपका S3PO3 या S3PO4, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे बताया था कि मीडियम कौन सा है सर? हाँ मीडियम। मीडियम इसमें नहीं है डिफाइन, इसमें मीडियम नहीं डिफाइन है, मीडियम इन्हीं के लिए डिफाइन है जो मैंने लिख दिया बस नहीं, ठीक है। अगर मान लो P4 आपका S3 S3PO2 में जा रहा है, करेक्ट। तो आप सर आपने H2PO2 बताया था। हाँ मतलब वो इसी को अगर ये लिख दें वही चीज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस बात वही है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 0 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब 0 से जा रहा है +1 तो 1 का चेंज, लेकिन 4 है तो 4 के लिए कितने का चेंज, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इस तरह से n फैक्टर निकालते हैं। अब इन सभी केस में सिर्फ क्या हो रहा है, इन सभी केस में हो रहा है कि या तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसमें एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसमें एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसमें एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो, इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, या तो एक पूरे कंपाउंड का एक एलिमेंट या पूरे आयन का एक ही एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो रिड्यूस हो रहा है। तो हमको क्या देखना है, पूरे कंपाउंड से या पूरे आयन से या पूरे मॉलिक्यूल से कितने आपके इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं या टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, यही तो देखना है। यस या नो? यस सर। तो इसी के बेसिस पे हमने ये पूरा आपको बताया। अभी एक कैटेगरी के आपको बताया जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। अब क्या हो जाए, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, तो देखो यहाँ पे नेट गेन 5 का हो रहा है, नेट गेन 3 का हो रहा है, नेट गेन 1 का हो रहा है, यहाँ पर नेट गेन 6 का हो रहा है। तो अगर एक ही कंपाउंड से 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीडाइज में क्या होता है, लॉस होता है कि नहीं, करेक्ट। तो ऑक्सीडाइज अगर 2 एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट की वजह से कुछ लॉस होगा, दूसरे एलिमेंट की वजह से कुछ लॉस होगा, पूरे कंपाउंड का लॉस कितना होगा, ऐड हो जाएगा। यस या नो? यस सर। ठीक है। ऐसे ही एक ही कंपाउंड से 2 एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हो, मतलब एक ये रिड्यूस हो रहा है तो कुछ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा रिड्यूस हो रहा है वो कुछ गेन करेगा, तो टोटल मॉलिक्यूल से कितने गेन होंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यस या नो? यस सर। अब अगला केस आ जाते हैं। अगले केस में क्या हो कि एक ही मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और एक एलिमेंट रिड्यूस हो। अब एक ही मॉलिक्यूल है उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और फिर एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो नेट चेंज कितने का आएगा वो देख लेते हैं। और चूंकि आपको पता है फैक्टर कभी निगेटिव नहीं हो सकता तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, नेट चेंज आपका पॉजिटिव आएगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इन सभी केसेस को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो अभी मैंने कौन सा केस बताया, सिर्फ वो केस बताया जिसमें एक ही एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो रिड्यूस हो रहा है। क्या सबको क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे इसमें आप केस नंबर 2 लिखिए। केस लिखने की जरूरत नहीं है, आज ऐसे ही करता हूं, ठीक है। आपको खुद पहचानिए FeC2O4 है और ये जा रहा है Fe3+ में और CO। अब बताओ ये क्या हो रहा है, इसमें कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले देखो कि ये जो आयरन है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बता सकते हो क्या? आयरन का तो कोई रूल लिखा है नहीं सर। +2 में होगा। क्यों? so C2O4 2 नेगेटिव है। C2O4 2 नेगेटिव होता है क्योंकि ये आया कहां से है, H2C2O4 से आया। यस या नो?
यस Yes, sir. C2C2O4 का n फैक्टर 2 होता है क्योंकि ऑक्सिलिक एसिड है, याद है 2H प्लस और 2C2O4 होता था, सॉरी C2O4 2 माइनस होता था, याद आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, एसिड में बताया था n फैक्टर ऑफ एसिड वाले केस में, करेक्ट? तो ये ऑक्सिलिक एसिड है, तो अगर ये 2 है तो इसके साथ जुड़ा हुआ एटम क्या होना पड़ेगा? +2, यस या नो? Yes, sir. तो अब इसी के बेसिस पे मतलब अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो आयरन है वो कहाँ पे है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ये +2 में है तो कार्बन तो +3 में होता है, इसमें तो पता ही है H2C2O4 का +3 होता है ना कार्बन। यस पीछे वाला केस देखा हमने, तो ये आपका +3 में जा रहा है और ये +4 में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या हो रहा है? क्या कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है? बोलो सही है? यस आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर इस पूरे मॉलिक्यूल का n फैक्टर चाहिए भैया तो आप मुझे बता दो, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन लॉस होता है ना, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होगा, कुछ कार्बन की वजह से लॉस होगा। अब बताओ नेट लॉस कितना? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यस या नो? यस Yes, sir. आ जाओ बेटा बहुत बढ़िया से। अब बताओ +2 से कहां जा रहा है? +3, कितने का चेंज? 1 1 का, एलिमेंट भी 1 है तो 1 लॉस होगा इसका इलेक्ट्रॉन का। अब बताओ +3 से +4 कितने का चेंज? 1 का। 1 One का एलिमेंट कितने हैं? 2, 2. तो पर एलिमेंट कितना हो जाएगा? 2 का चेंज। नेट लॉस कितना हो जाएगा? 3 का। तो इसका n फैक्टर कितना आएगा बेटा? 3। 3. बोलो यस या नो, इसका n फैक्टर कितना आएगा इस पूरे मॉलिक्यूल का? अगर मेरे से कोई पूछे कि आयरन का n फैक्टर क्या है? 1। अगर मेरे से कोई पूछे कि C2O4 2 माइनस का कितना n फैक्टर है, ऑक्सिलेट आयन का कितना n फैक्टर है? 2। लेकिन अगर मेरे से पूछे पूरे कंपाउंड का n फैक्टर कितना है? 3, क्योंकि दोनों ऐड हो गए। यस या नो? Yes, sir. बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर है ना आपको? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है आपका Cu2s goes to Cu2 plus SO2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका कॉपर किसमें है? +1 में, सल्फर किसमें है? -2 में, और यहाँ पे कितने में है? +4 में, यस या नो? ये तो +2 है ही। यस करेक्ट। अब बताओ क्या यहाँ भी दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? यस सर यहाँ पे कॉपर +1 से कहा जा रहा है? +2 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर -2 से कहा जा रहा है? +6 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस या नो? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कुछ लॉस कॉपर की वजह से, कुछ लॉस सल्फर की वजह से, टोटल लॉस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ कॉपर का +1 से कहा जा रहा है? +2, कितने का चेंज? 1 का। 1 लेकिन 2 एलिमेंट के लिए 2 का। करेक्ट? यस अब बताओ सल्फर -2 से कहा जा रहा है? +4, कितने का चेंज? 2 का 6 6 का, क्योंकि हमेशा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू घटाते हैं, तो +4 से -2 को घटाओ, 4 माइनस और -2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 ठीक है, तो नेट चेंज कितना होगा? 6 का। तो यहाँ पे नेट लॉस 6 का हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ? 8 का। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 8। यस या नो? Yes, sir. यस सर बताओ मजा आ रहा है नई चीजें सीखने में? यस सर हाँ सर. इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन दूंगा और गलती कराऊंगा। करेक्ट? तो चॉकलेट कब मिलेगी? सर पोटा फैक्ट्रियल चॉकलेट चॉकलेट वाले क्वेश्चन है मेरे पास, अभी दूंगा तुमको। और चॉकलेट तब मिलेगी जब आप लोग कोचिंग में मिलोगे। ठीक है? ठीक है सर. चॉकलेट उधार रहेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। K4 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं। गोज टू PT4 प्लस PTCl4 प्लस। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था मैंने। सर ये सिद्धार्थ का फिर माइक बंद कराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था मैंने आपको। बताओ नहीं सिखाया?
सर है। चलो अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें प्लेटिनम को मुझे ऑक्सीडेशन निकालना है, तो तो क्या प्लस होगा 4 इंटू +1, क्योंकि पोटेशियम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का ऑलवेज क्या होता है +1, यस या नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. प्लेटिनम तो नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अब ना तो कार्बन का रूल पता है ना ऑक्सीजन का सही से रूल पता है। अब इनमें अगर दो दो अननोन हो जाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था चार्ज ऑन आयन समटाइम्स एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट, यस या नो? यस Yes, यस सर। सर। तो C2O4 2 माइनस C2O4 का टोटल चार्ज कितना होता है? 2 माइनस और 3 एलिमेंट है इक्वल टू 0, यस या नो? यस यस सर। सर। कितना आसान है, C2O4 का चार्ज पता है ना, टोटल चार्ज -2 होता है, SO4 का टोटल चार्ज 2 माइनस होता है, PO4 3 माइनस का पूरा चार्ज कितना होता है? 3 माइनस होता है। ये सब पीछे बता चुका हूँ रूल्स में, याद है बेटा? सर ये अभी यस स्क्रीन सर याद है। हाँ ब्लैंक बेटा, कैसे हो गई? हाँ हाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑल ब्लैक हो गया। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी 2 मिनट में। सर जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। चलो अब देखो वहीं पे आ जाते हैं, K4PT C2O4 2 माइनस है, यहां से हमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा कितना, X इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, करेक्ट, यस या नो? yes, sir. यस सर। अब प्लेटिनम का तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, लेकिन आपको पता है C2O4 2 माइनस का तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है अपने को। क्या करें, C2O4 2 माइनस होता है चार्ज, तो कार्बन का कितना आ जाएगा? +3। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब एक कंपाउंड में 2 अननोन होते हैं तो हम ब्रेक करने वाले मेथड से करते हैं, यस या नो? यस सर। हाँ, तो उससे हमें ऑक्सीडेशन कार्बन का आ जाएगा। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन आ गया, इसका ऑक्सीडेशन आ गया, अब प्लेटिनम कितना है +4, यस या नो? यस सर। और यहाँ पे ये कितना है कार्बन +4, यस या नो? करेक्ट। अब बताओ, वो कह रहा है कि इस पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर बताना है। अब बताओ यहाँ पे प्लेटिनम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट। अगर एक ही कंपाउंड में दो दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक ही कंपाउंड में दो दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सर एक बार वो बताइए सर, प्लैटिनम क्लोराइड वाला सर, वो जो प्रोडक्ट में है PTCl4। हाँ तो क्लोरीन का -1 होता है, फिर प्लेटिनम का +4 आ जाएगा, अरे हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, बोलो? यस। यस सर। अब हम क्या करेंगे, एन फैक्टर टोटल निकालेंगे, तो हमारा प्लेटिनम की वजह से देखो +2 से कहां जा रहा है +4, कितने का चेंज? 2। और एलिमेंट 1 है तो 2 का चेंज, 2 लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ पे +3 से +4 कितने का चेंज, 1 का, 1 का. 1। लेकिन एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 बाहर है, 2 6। जहां है, कितने हो जाएंगे, 6। 6. तो बेटा ये 6 लॉस होगा, टोटल लॉस कितना होगा 6 का, क्योंकि पर एटम या पर एलिमेंट या पर मॉलिक्यूल देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, +3 से +4 जा रहा है, 1 का चेंज, लेकिन 6 के लिए 6 का चेंज, तो टोटल कितना 8 आ जाएगा कि नहीं? सर अगर एक ही जैसे ये K4PT C2O4 का होल थ्राइस लिखा है सर, इसी में जैसे कुछ और होता जिसमें एक ही में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते तो क्या करते हैं? एक ही एलिमेंट का, मतलब सर जैसे इसमें पीटी और कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, अगर पीटी ऑक्सीडाइज होता, कार्बन रिड्यूस हो रहा होता तो क्या करते हैं? अगला केस आ रहा है बेटा, अभी तो एक केस पढ़ा है, अभी पहला केस क्या पढ़ाया कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा था, अभी दूसरा केस क्या पढ़ाया कि जिसमें एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे, ठीक है। अब अगला केस देख लेते हैं धीरे धीरे। एक ऑक्सीडाइज, अब आपका ऐसा भी देख लेते थोड़ा अलग से, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सर सारे। क्लोरीन का आपने -1 लिखवाया था कॉपी में? बेटा क्लोरीन का रूल नहीं है, क्लोरीन का कोई रूल नहीं है, तो सर -1 कैसे आया उसमें? तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, सर -1, -3, -5, -5, -7। +3
+5 +7, करेक्ट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो जुड़ा किसके साथ है? मेटल के साथ। मेटल कैन नेवर बी नेगेटिव। अरे सर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, भूल गया मैं। हाँ सही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीखना चाहिए, जरूरी है। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। AS2, ये सब लोग आप लोग करेंगे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका एन फैक्टर बताएंगे। इसका एन फैक्टर बताएंगे पूरे कंपाउंड का। इसका एन फैक्टर से ये मुझे और एक दे देता हूं मैं। इन दोनों का एन फैक्टर बताइए फटाफट। सर सर पहले का 28। हाँ सर 28। यस सर 28। बहुत बढ़िया। और दूसरे का? सर 11। 11 आ रहा है? यस सर। कैसे? सर FeS2, सर Fe का +4 है, S का +4 दूसरी साइड और इधर -2 है। सर सल्फर का +6 हो रहा है और 2 है तो +12 हो जाएगा। चलो आयरन का सर 4 से 3 जा रहा है तो 1 है और एक नेगेटिव, मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, सल्फर -2 पे है कि नहीं? -2 पे सल्फर। और सर दूसरे वाले का सर 11 नहीं लग रहा है मुझे, तो 14 लग रहा है। अभी देख लेते हैं। +5 है और यहाँ पे आपको कितना है ये? सर इसमें भी +6। सल्फर का वही मेथड लग रहा है ना जैसे पहले लगा। ठीक है सर। और यहाँ पे कितना है आपका? ये आपका है +6। यस या नो? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटम आप बैलेंस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस सर। अब बताओ Yes, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? नेट लॉस क्या जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब +3 से +5 जा रहा है, कितने का चेंज? 2 का। और 2 के लिए 4 का। यस या नो? यस सर। और यहाँ -2 से कितना जा रहा है? +6 जा रहा है, कितने का चेंज? 6 का। सर 8। सॉरी 8 का चेंज। प्लस -2 से 6 जा रहा है तो 8 का चेंज। और 3 के लिए तो 24। बोलो सही है? तो Yes, टोटल sir. लॉस कितना हो जाएगा? क्या 28 का लॉस हो जाएगा? एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 28। करेक्ट बेटा? यस सर। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें एलिमेंट बैलेंस करो। यहाँ पे आयरन कितना है? 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दो। सल्फर ऐसे केस में बैलेंस करो, सल्फर कितना है? 2, इधर क्या करते हैं? 2। करेक्ट। जब रिएक्टेंट साइड में अगर एटम कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा, तो बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे है -2 और ये है आपका -2 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? x -2 और 4 आ जाएगा तो यहाँ +4 आ जाएगा। यस या नो? बोलो। यस सर। और ये +4 से +3 जा रहा है, कितने का चेंज? ये आपका +4 जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे ये आयरन क्या हो रहा है? आयरन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट। और सल्फर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। करेक्ट। तो एक लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? +4 से +3 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 सर 1। 1 का चेंज। लेकिन और सर 2 है। हाँ अभी वो छोड़ दो। अभी +4 से कितना जा रहा है? +3, कितने का चेंज? 1 का चेंज। करेक्ट। अभी हम आगे देखेंगे। अभी +4 से +3 1 का चेंज। और हमारा यहाँ सल्फर -2 से +4 कितने का चेंज? 6 का। और 2 के लिए यहाँ पे सॉरी ये -2 से +4 गया, 6 का चेंज। 2 के लिए 12 का चेंज। करेक्ट बेटा?
यस या नो? Yes, सर। सर आयरन वाले में क्या आयरन का चेंज देख लिया ना? सर 2 होगा तो कि सर 2 है ना? अरे दोनों साइड Fe 2 है ना, तो बेटा इसको अभी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? एक्चुअली इसके कोएफिशिएंट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसका एन फैक्टर देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? किसका एन फैक्टर देख रहे हैं? इसका देख रहे हैं। और इसका एन फैक्टर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है ये डिपेंड करता है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है इससे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट? तो हम ओके क्या सर। करेंगे, यहाँ पे आपका +4 से +3 जा रहा है 1 का चेंज, यहाँ -2 से जा रहा है 4 का 6 का चेंज, 2 के लिए 12 का चेंज। ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब बताओ नेट एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 - 1 कितना आ जाएगा? 11। एन फैक्टर कितना आएगा? सर लेकिन रिडक्शन 2 होना चाहिए था अगर वैसे देखें तो। क्या रिडक्शन में FeS2 में मतलब 2 आना चाहिए था। नहीं बेटा, अभी एक्चुअली ये ऐसे, ये एक्चुअली हो नहीं सकता, ये कंपाउंड ऐसे लिखा गया है। ये कंपाउंड ऐसे देखो FeS2 है ना, यहाँ पे आयरन कभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता नहीं, ये तो सिर्फ एन फैक्टर बताने के लिए ऐसा बता दिया, करेक्ट? ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा नहीं, करेक्ट? एक्सेप्शन है ये क्या? अरे नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए रैंडमली कुछ एग्जांपल। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है Fe2S goes to FeO और प्लस SO3। अब इस वाले में देख लेते हैं क्या होगा। इस वाले में भी अगर आप एन फैक्टर का देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? -2, और -2 है तो ये कितना होगा? आयरन कितना होगा? +2 आएगा, सॉरी +3 आएगा, so +3. और यहाँ पे आयरन +2 पे आएगा और यहाँ पे +6 पे आएगा। यस या नो? Yes, sir. इससे मुझे एक बात पता चल रही है कि ये आयरन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, बोलो सही है। लेकिन ये सल्फर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस या नो बेटा? हो गया सर। Yes, sir. अब क्या हो रहा है? एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कुछ लॉस हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है तो कुछ गेन हो रहा है। नेट क्या देखेंगे? नेट आपका दोनों में चेंज देख लेंगे, लेकिन एक कंपलसरी कंडीशन के एन फैक्टर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे। अब देखो यहाँ +3 से कहां जा रहा है? +2, कितने का चेंज? 1 का। और 2 के लिए 2. 2 का चेंज, ठीक है। और -2 से 6 जा रहा है, कितने का चेंज? 8 का। और 8 है लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा? 24. 24 24 तो 24 का क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है और इतना गेन हो रहा है। तो बेटा नेट क्या हो जाएगा? इन फैक्टर 24 - 2 कितना आ जाएगा? 20। 22 22 यस या नो? यस यस सर। सर। सर ऐसा हो सकता है ऐसे रिडक्शन ज्यादा कोई हो। भी केसेस आए, चाहे एक ऑक्सीडाइज हो, चाहे 2 ऑक्सीडाइज हो, चाहे 1000 ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, बस आपको इतना याद रखना, नेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? अगर कुछ लॉस हो रहे हैं या दोनों लॉस हो रहे हैं या दोनों गेन हो रहे हैं या फिर एक लॉस एक गेन हो रहा है, नेट आपको चेंज। इतनी बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। ऑक्सीडेशन से। हाँ सर रिडक्शन ज्यादा हो सकता है ऑक्सीडेशन से। यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपको क्या इतनी देर में एक बात समझ में आई कि अगर आपका 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, या 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट रिड्यूस हो सकते हैं। अगर सारे रिड्यूस हो रहे हैं, सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सारे जुड़ जाएंगे। अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो नेट चेंज देख लेंगे जो हमने यहाँ पे किया। क्या आपको अब तक पूरा क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर। कोई अकेले आपसे एन फैक्टर नहीं पूछेगा, बट इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके बहुत अच्छे से बता दे सकता है, ठीक है। अब लास्ट केस एक और देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ऐसी रिएक्शन आ जाए, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब विद इन मॉलिक्यूल रेडॉक्स हो।
जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है KClO3 goes to KCl plus 3/2O2, ये रिएक्शन। इसमें पूछ रहा है एन फैक्टर बताओ, तो फिर से हम पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप अगर क्लोरीन को देखें तो यहाँ +7 में है कि नहीं, +5 में, सॉरी +5 में सर। हाँ, और यहाँ -1 में, करेक्ट है। यस सर। ऑक्सीजन यहाँ -2 में और यहाँ ऑक्सीजन 0 पे, और के में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यस या नो? यस यस सर। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, क्या ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस या नो? मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन में रिडक्शन हो रहा है। क्या ये वही वाला पिछला वाला केस हो गया कि एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो, यस या नो? यस। आप देखना बहुत कमाल की चीज आने वाली है। ठीक है, यहाँ +5 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज? 6 का। 6 क्या हो रहे हैं? लॉस, गेन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? -2 से जा रहा है 0, -2 से 0 कितने का चेंज? 2 का चेंज। 3 एलिमेंट कितने का चेंज? 6 क्या हो रहा है? लॉस। नेट एन फैक्टर क्या होना चाहिए? 6 - 6 0 होना चाहिए, यस या नो? होना चाहिए सर। यस सर। लेकिन 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहले लिखा चुका हूं 0 और निगेटिव दो वैल्यू नहीं होती है इनफैक्ट। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है? ठीक है, तो इस केस में लिख लीजिए, पहले एग्जांपल नोट करिए, फिर उसके नीचे लिखिए। बोलिए सर। लिखिए, well in case of intramolecular redox reaction, in case of intramolecular redox reaction, if oxidated electron, loss of electron and gain of electron, if loss of electron and gain of electron is equal, if loss of electron and gain of electron is equal, then that will be only n factor of that element, that compound. Then that will be only n factor of that compound. मतलब इसका n factor कितना होगा? 6। इसका n factor कितना होगा? 6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NH4 whole twice Cr2O7, और ये जा रहा है आपका N2 Cr2O3 प्लस वाटर, करेक्ट, ऐसी कोई रिएक्शन। अब इसका एन फैक्टर बताना, तो आप लोग बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा? सर 6 ही आ रहा है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया -3 में है, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में है, ये है +6 में, और ये 0 और ये +3। मुझे बार-बार बताने की जरूरत नहीं है मैंने कैसे निकाला, क्योंकि एक ही कंपाउंड में 2 एलिमेंट जब होते हैं तो हम ब्रेकिंग मेथड लगा लेते हैं। याद आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया है, सेम एक वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्रोमियम आपका रिड्यूस हो रहा है, इतनी बात पता चल गई। अब देखेंगे -3 से 0 जा रहा है, कितने का चेंज बताओ? 3 का। 2 एलिमेंट बाहर लगे ना, नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट हो जाए ना, बाहर कोएफिशिएंट 2 है, तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ +6 से +3 का जा रहा है, 3 का चेंज, 2 एलिमेंट लगे हुए, कितना चेंज? 6 का। तो 6 का लॉस हो रहा है और 6 का गेन हो रहा है। ऐसा जब भी होता है तो वही उसका एन फैक्टर हो जाता है कि नहीं, बोलो? यस सर। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने रेडॉक्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। केस नंबर 1 एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो। केस नंबर 2 या तो दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या दोनों एलिमेंट रिड्यूस हो। केस नंबर 3 या आपके एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो एक एलिमेंट रिड्यूस हो।
लेकिन उनके जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो, और ये केस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्या अब इतने एग्जांपल आपको क्लियर हैं? हाँ सर, यस clear सर। है। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि क्लियर है। जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर ये अरे सर याद नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस में तीनों लाना। सब्जेक्ट सर मैनेज नहीं हो पाते हैं, हाँ, तीनों सब्जेक्ट। कभी अच्छा दो पे मुझे फोकस बताओ तो करते हैं क्या। तो एक छूट जाता है, फिर अगर उन दोनों पे उस पे फोकस करेंगे तो वो दोनों छूट जाएंगे। अभी बताता हूँ उसका भी तरीका। अब अगला हाँ सर, सर ये जरूर हो जाता है सर। लास्ट केस समझिए, वो बात करता हूँ मैं लास्ट आधे घंटे में। डिसप्रोपोर्शनल के रिएक्शन अगर हो, तो उसका एन फैक्टर कैसे बताते हैं? देखो बहुत जगह फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बताया गया है, कई बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा, उसको लगा दो सीधा एन फैक्टर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने ही तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हेडिंग डालिए। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन सारे लोग जानते हैं ना क्या होता है? हाँ यस सर। हाँ, तो लिखिए डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में in this case n factor is equal to total electron exchange. In this case n factor is equal to total electron exchange per mole of that molecule, ठीक है। डेफिनेशन वही है, बस इसको थोड़ा सा आप टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे निकालें। जैसे Cl2 है और वो जा रहा है Cl माइनस और ClO3 माइनस, याद होगा आपको एक बेसिक मीडियम में मैंने कराया। तो अगर हम इसको पहचान जाए, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, 0 से जा रहा है -1 और कहां जा रहा है +5, यस या नो? तो ये एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, करेक्ट बात है। यस सर। जब भी ऐसी रिएक्शन आती है तो मैंने क्या बोला था कि इसको बैलेंस कर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, ये पता कर। तो अपन क्या करते हैं, इसी को 2 बार लिख लेते हैं, Cl2 को, और फिर Cl माइनस और ClO3 माइनस, यस या नो? याद आ रहा है बिल्कुल बात। अब क्या करना है, एटम बैलेंस कर देना, एटम बैलेंस हो गए। फिर क्या करना है, ऑक्सीडेशन लाइन एंड रिडक्शन लाइन खींचनी है, यस या नो? यस सर। यस सर। यहाँ 0 से कहां जा रहा है -1, कितने का चेंज, 1 का, और 2 के लिए 2 का चेंज, यस या नो? यस सर। और यहाँ 0 से कहां जा रहा है, +5 जा रहा है, कितने का चेंज, 5 का, और 2 के लिए 10 का, करेक्ट। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस या नो? यस सर। तो 5 से Yes. मल्टीप्लाई होगा और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। बस इतना स्टेप करना है, इसके आगे नहीं करना है। आप देखो नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 10। बोलो यस या नो? यस। यस सर। Yes, अगर नेट एक्सचेंज 10 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और जिस एलिमेंट का डिसपोनेशन हो रहा है वो एलिमेंट के कितने मोल हैं, 6 मोल है कि नहीं? हाँ सर। 5 यहाँ से 1 यहाँ से 6 मोल। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन total moles of that molecule, ion or element, yes या no? यस सर। तो बेटा बताओ एन Yes, फैक्टर sir. क्या हो जाएगा, 10/6 मतलब 5/3। बोलो सही? हाँ सही है सर। बोलो। यस ठीक है सर। सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे। P4 को मैं डाल रहा हूँ OH माइनस में और वो जा रहा है PS3 और प्लस H2PO2 माइनस। याद आ रहा है ना? अभी इसी का डिस्क्रिमिनेशन करना है और आपको एन फैक्टर बताना है इस रिएक्शन।
सर 12 सर 12/4 सर 3 3 आ रहा है? यस सर मुझे आधे घंटे पहले याद दिला देना क्लास के, ठीक है? तो डाउट ले लूंगा। इसमें n फैक्टर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, n फैक्टर इसका 3 आ रहा है। फिर से क्या करना है, वही बैलेंसिंग वाला काम। इसको 2 बार लिख लो, P4 प्लस P4 गोज टू PS3 और प्लस S2 PO2 माइनस, यस या नो? अब हम क्या करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे भी 4 एटम है। फिर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 0 है, ये 0 है, ये आपका -3 है और ये आपका +1 है, करेक्ट? अब आप चेंज देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से -3 कितने का चेंज, 3 का। 3 4 के लिए 12 12 का, और 0 से +1 कितने का चेंज, 1 का। 4 के लिए 4 का। 4 अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होना है, 12? यस सर 4 से 12 इधर भी 12 इधर भी, 12 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब कितने मोल है डिस्प्रोनेटेड के, 4, तो क्या 3 आ जाएगा इन सबका? हाँ सर। 2 गौड़ी के क्वेश्चन है, मतलब n फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। हाँ सर। अब देखो n फैक्टर शुरुआत से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले n फैक्टर में हमने पढ़ा एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड। कंपाउंड में एसिडिक, एसिडिक में उसकी बेसिसिटी और फिर बेस पढ़ा, उसमें एसिडिटी। फिर न्यूट्रल सॉल्ट पढ़े। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, करेक्ट? वो हो गया आपका सॉल्ट। फिर हमने पढ़ा एसिड आयंस के केस में। आयंस के केस में क्या होता है, चार्ज ऑन आयंस, ठीक है? फिर एसिड बेस रिएक्शन, वहां पे क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन रिप्लेस्ड पर मोल ऑफ दैट एसिड और बेस, करेक्ट? यही चीज देखते हैं, या टोटल मोल्स ऑफ OH- रिप्लेस्ड पर मोल ऑफ दैट एसिड और बेस। फिर आगे रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में सिंपल एक चीज लगी है कि टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, चाहे वो डिस्प्रोनेटेड हो, चाहे अदर हो, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 4 एलिमेंट हो, चाहे एक ऑक्सीडाइज हो, चाहे एक रिड्यूस हो, उन सभी केस में n फैक्टर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। क्या क्लियर है सबको? यस सर टोटल इलेक्ट्रॉन के मतलब n फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। और n फैक्टर खत्म तो इक्विवेलेंट वेट खत्म, ठीक है? अब चलो इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट वेट। अगली हेडिंग है इक्विवेलेंट वेट। अब समझिए, इक्विवेलेंट वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये 2 कौड़ी का है अगर n फैक्टर अपने को आता है, ठीक है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, ऐसे हम EW लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का टाइप 1 बता रहा हूं, ठीक है? टाइप 1 मतलब केस 1 समझ सकते हो। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। बात समझ गए? जिस भी कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो और n फैक्टर पता हो। n फैक्टर क्या क्या हो सकता है, या तो उसकी वैलेंसी हो सकती है, या फिर चार्ज ऑन आयन हो सकता है, या फिर आपका एसिडिटी हो सकती है, या फिर आपकी बेसिसिटी हो सकती है। बोलते जाओ बेटा, सही है ना? यस सर और या फिर उसका टोटल मोल्स ऑफ कैटायनिक और एनायनिक चार्ज हो सकता है, यस या नो? और या फिर यस सर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज
पर मोल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल हो सकता है, यस या नो? यस सर। यही हमने पढ़ा है कि हमको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब बताओ एन फैक्टर 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 इसलिए नहीं हो सर सकता, इन्फिनिटी हो जाए। इक्विवेलेंट वेट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और एन फैक्टर निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निगेटिव आ जाएगा, वेट कभी निगेटिव नहीं होता, करेक्ट? बोलो हाँ सर। यस सर। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा इसका? ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट एक तरीके का निकालने का। अपने को एन फैक्टर अगर पता हो तो इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकाल सकते हैं। अब वो आपको केस नहीं बताएगा कि एसिड वाला केस है, सॉल्ट वाला, आप सीधा कंपाउंड लिख देगा, आपको पहचानना है कि कौन सा केस है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आप एन फैक्टर बताओ, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO4 का बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो हम मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं इसका m है, तो एन फैक्टर क्या होगा? 98/3। हाँ, मतलब मॉलिक्यूलर वेट लिखने की जरूरत, मॉलिक्यूलर सबका मान लो कि m है, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका? 3 सर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस डिवाइड बाय 3, यस या नो? यस सर। इसका सर एन फैक्टर 3 है। अरे यार, अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे 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 अच्छा, सर ओ में जितना है उससे कम। H2C2O4 नहीं, अगर आपके पास C2O4 2- है, बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये इसका है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मान लो मॉलिक्यूलर वेट तो है m, अब इसका क्या होगा? m/2। सर m/2, m/2। क्योंकि ये आयन है, आयन में क्या होता है? चार्ज ऑन आयन, यस या नो? यस सर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह दूं कि CaOH का होल ट्वाइस है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर m/2। m/2, क्योंकि इसका ये बेस है, बेस में क्या होता है? एक मोल में कितने OH माइनस देगा? करेक्ट बात है, यस या नो? यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m/3। m/3। m/6। याद है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को ब्रेक करो, टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल एनायनिक चार्ज कितने हैं? 6। यस सर। 2Al3+ ब्रेक होगा ना? सॉल्ट है सर, सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट का केस है, करेक्ट। अगर मैं आपसे कह दूं कि H2H2O6 है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर m/6। m/2। यार पागल, ये एसिड है, सल्फर के एसिड का एन फैक्टर ऑलवेज 2 होता है यार, याद नहीं आ रहा है? अरे सर पता अभी नहीं क्वेश्चन यार। आ रहा है, सारा एन फैक्टर क्या हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, HClO4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m m/1, यस या नो? क्योंकि ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड का एन फैक्टर ऑलवेज 1 हाँ। होता है, याद आ रहा है? याद करना पड़ेगा सब। हाँ बेटा, इसी बात नहीं चलेगी। बताओ SO4 2- का एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर m/2। 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 m/2, क्योंकि चार्ज ऑन आयन, यस या नो? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m/4। m/4। याद आ रहा है, ये मोअर सॉल्ट है, याद आ रहा यस है? सर। यस सर याद है। इधर का रब कर दो, इस साइड वाला। हटा दीजिए सर। चलो बहुत बढ़िया। अब और क्वेश्चन देता हूं, इक्विवेलेंट वेट जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, H2SO4 प्लस NaOH goes to NaHSO4 plus water, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आपको इस रिएक्शन में बताना है। सर m/1 होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि H2SO4 ये रिएक्शन में आ गया, तो रिप्लेस तो इसके 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम रिप्लेस्ड है, लेकिन रिप्लेस कितना हो रहा है? सिर्फ 1, तो 1। m/1। याद आ रहा है?
नहीं Yes, sir. बता रहा है। अब बताओ नहीं आ रहा है। C2O4 2 माइनस है, ये जा रहा है CO2 में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 2 माइनस क्या होगा? Sir, m/2. M/2 क्या होगा? m/2 sir. M/2 पक्का ना, क्योंकि Yes, sir. ये +3 और ये है +4, रेडॉक्स रिएक्शन है। +3 से जा रहा है +4, कितने का चेंज? 1 का। 2 के एलिमेंट के लिए कितने का चेंज? 2 का। 2 याद आ रहा है? चलो अच्छा, अब है अपने पास FeC2O4 goes to Fe3 plus or plus CO2, equivalent weight of FeC2O4 बताओ। Sir, m/3. हाँ सर M/3 ही होगा। याद आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट में दो दो ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है और ये +3 से +4 जा रहा है। याद आ रहा है? अभी पीछे केस कराया है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दोनों का नेट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यस या नो? हाँ सर। Yes, sir. मजा आ रहा है ना? हाँ सर। चलो और देखो, अगर मेरे पास है Cr2O7 2 माइनस, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 2 माइनस का क्या होगा? M/2 m/2. by 2। अब है मेरे पास Cr2O7 2 माइनस goes to Cr3 plus, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 2 माइनस। यस, Sir, m/6. m/6 होगा कि नहीं होगा? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही दो Yes, लोग sir. कर रहे हैं। m/6 होगा कि नहीं? क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ समझ और गया यहाँ सर, +6 M/6 ही से जा होगा। रहा है +3, तो एक के लिए 3 का चेंज, दो के लिए 6 का चेंज, m/6। हाँ सारी सर रिएक्शन M/6 वही दे रहा हूँ जो पीछे दी है। अभी क्लियर तक है आप सर। इतनी बात समझ गए कि n फैक्टर कंप्लीट तो इक्विवेलेंट कंप्लीट। हाँ सर। चलो नोट करो ये सब। रन करूं? हाँ सर। केस 2 में बढ़ा जाए? सर अब डाउट्स कर लीजिए। हाँ नहीं, अभी इक्विवेलेंट वेट अब खत्म करके डाउट्स करूंगा। तो कितना बचा है? बस और थोड़ा सा टॉपिक बचा इक्विवेलेंट वेट का। चलिए अब इक्विवेलेंट वेट का दूसरा केस आ जाता है। हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट वेट टाइप 2। इक्विवेलेंट टाइप 2। अभी एक ही तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला, अभी एक और तरीका है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। ये तरीका बेसिक डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हारे डाउट तो मैं 10 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट टाइप 2 में डेफिनेशन लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन लिखिएगा। ये डेफिनेशन आपको बहुत काम आएगी और बहुत सारे क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से सॉल्व होंगे। पहले तो टाइप वो हो गया कि n फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट खत्म। अब ये टाइप 2 है जहां पे आपको वो केस नहीं लगेगा, वहां पे ये केस लगेगा। चलो अब देखो क्या है टाइप 2। देखो इसकी दो डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों में लिखा दे रहा हूं स्कूल के पर्पज से। पहली डेफिनेशन है, दूसरी मेरी डेफिनेशन है सिंपलीफाइड तरीके से। ठीक है, पहली डेफिनेशन लिखे, इट इज डिफाइंड एज number of parts of it is defined as number of parts by weight, number of parts by weight of which combine or displace by weight of which combine or displace one part by weight of hydrogen, one part by weight of hydrogen, or 8 part by weight of oxygen, or 8 part by weight of oxygen, or 35.5 part by weight, or 35.5 part by weight of chlorine। से एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। और 127 part by weight of iodine।
और 127 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन और 80 ग्राम 80 ग्राम आपने आयोडीन बोला कि क्लोरीन? iodine and 80 ग्राम by part weight by part of bromine. फिर से बोल देता हूं पूरा. It is defined as number of parts by weight of which combine or displace 1 part by weight of hydrogen or 8 part by weight of oxygen or 35.5 part by weight of chlorine or 127 part by weight of iodine or 80 gram by weight of bromine. क्लियर? ये पूरी डेफिनेशन ऊपर से चली गई होगी, समझ में नहीं आई. ठीक है, अब और करके बीच में लगाइए और सेकंड डेफिनेशन लिखिए जो आपको पूरी समझ में आए. ठीक है, लिखिए सेकंड डेफिनेशन इसी की. दोनों चीजें एक ही बात कहती हैं, कोई गलत कोई अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक ही चीज है. लेकिन जो ऊपर की डेफिनेशन है वो आपको स्कूल पर्पस से लिखनी पड़ेगी स्कूल में, और नीचे की डेफिनेशन आपको समझने की बेसिस पे बहुत अच्छी है. देखिए, equivalent weight of substance is that weight. Equivalent weight of substance is that weight which react or liberate 1 gram of hydrogen gas, 8 gram of oxygen gas, या गैस आप ना लिखो, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब H2, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब O2, और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, करेक्ट, Cl2 नहीं है. ठीक है, और 80 ग्राम ऑफ आपका Br एटम, और आपका ये हो गया 127 ग्राम ऑफ आयोडीन एटम. इसको एटम नहीं, यहाँ पे बेटा Cl2 ही करना, वही सही है. ये Br2 होगा. ठीक है, ये हो गया आपके. ये अगर इतना इतना आप लिबरेट कर रहे हो या आप वो रिएक्ट करा रहे हो, या इतना ब्रोमीन रिएक्ट हो या इतना ब्रोमीन आपका लिबरेट हो, या इतने ग्राम O2 लिबरेट हो या इतने ग्राम O2 आपका रिएक्ट हो, वही इक्विवेलेंट वेट होता है. अब बात को समझ लो. अगर कोई एक मॉलिक्यूल, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं और मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा, मेरा जितना वेट 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा उतना वेट मेरा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट. इतनी बात क्लियर है सबको? या मैं किसी से रिएक्ट करके 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस रिलीज करूं, वो मेरा वेट, जितना वेट मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिलीज करने में लगेगा, वो मेरा वेट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट. क्या इतनी सबको बातें क्लियर है? हाँ सर. यस सर. अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं. ठीक है, कि Mg है और वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, MgO बना है, ऐसा कुछ है. अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बैलेंस रिएक्शन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इसको. ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये आपका कितना ग्राम है. ये मान लो आपको बैलेंस रिएक्शन, ये मान लो आपको दिया है 48 ग्राम और ये आपको 64 ग्राम दिया. तो अगर ये आपको दिया है, तो अगर मुझे Mg का इक्विवेलेंट वेट निकालना, चलो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बैलेंस रिएक्शन से ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा. ये आपको दिया है, आपको 24 ग्राम है बैलेंस रिएक्शन में, और ये कितना है? तो 16 ग्राम है, करेक्ट, बैलेंस रिएक्शन से. ये 24 ग्राम है, ये 16 ग्राम है. मुझे क्या कह रहा है वो? क्या ये 24 इसका इक्विवेलेंट वेट है? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये आपका है, लेकिन अगर जो 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना इसका वेट रिएक्ट करने में लगेगा, वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट.
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x मान लिया और इस x को जब फाइंड किया तो आपका क्या आ जाएगा 24 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12। तो 12 ग्राम mg का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, यस या नो? आ गया यस सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 ग्राम इसको रिएक्ट करना पड़ता है तो ये 24 ग्राम रिएक्ट करता है, लेकिन हमको ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होना चाहिए, डेफिनेशन क्या कह रही है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए जितना mg लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट, यस या नो? बोलो यस सर। अब बताओ एक रिएक्शन और कर लेते हैं, KClO3 है गोज टू KCl है और प्लस 3/2O2 है। बैलेंस रिएक्शन से बताओ इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बैलेंस रिएक्शन इसका 1 मोल है ना, तो 1 मोल में इसका वेट कितना होगा, जल्दी बताओ। 122.5, यस सर। ठीक है, तो 120 122.5 ग्राम है बैलेंस रिएक्शन से। ये कितना वेट है O2, 3/2 into 32 कितना आ जाएगा, 16 48 48 ग्राम। अब बताओ जब ये 122.5 ग्राम है तो ये 48 ग्राम रिलीज कर रहा है O2 गैस, यस या नो? यस सर अब डेफिनेशन क्या कहती है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए, रिएक्ट या लिबरेट, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए इसका जो मास लगेगा क्या वही इक्विवेलेंट वेट होगा? बताओ x इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 122.5 और इनटू 8 डिवाइडेड बाय 48, तो ये क्या आपका 6 आ जाएगा, मतलब 122.5 डिवाइडेड बाय 6, यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, यस या नो? यस सर अब बेटा इसी को आपने ये बाय डेफिनेशन किया है, इसी को एन फैक्टर से भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होगा, और मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना होता है बताओ, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट है 2 एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि वैलेंसी उसकी 2 है, यस या नो? हाँ सर। यस तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 24/2 कितना आ जाएगा 12, वही आ रहा है सर बढ़िया। और ये आ जाओ, ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, क्या इसका एन फैक्टर 6 था, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्रोपोर्शनल इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन अभी पढ़ा था। यस सर यस आप लॉस हो रहे थे 6, आपके गेन हो रहे थे, चाहे तो आप निकाल के देख लो। हाँ सर। इसका एन फैक्टर 6 है। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है KClO3 का, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट है 122.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर 6, वही आ रहा है। हाँ सर। तो मतलब आप चाहे उससे निकालो चाहे डेफिनेशन से निकालो, बात एक ही निकलेगी, लेकिन ये 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके से सीख सकते हो, यस या नो? यस सर। यस मतलब मैंने आपको कंप्लीटली आपको समझा दिया ना कि इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। एक तो तरीका मैंने क्या बताया, आपको एन फैक्टर पता है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर कर दो। दूसरा तरीका क्या किया, बाय डेफिनेशन जाओ और एन फैक्टर निकालो। बाय डेफिनेशन में या तो हाइड्रोजन आएगा, या तो ऑक्सीजन आएगा, या तो क्लोरीन आएगा, या तो ब्रोमीन आएगा, या तो आयोडीन आएगा। इन 5 के अलावा कोई आता है तो उसका एन फैक्टर इस डेफिनेशन से नहीं निकाल सकते हैं, फिर हमको उसी वाले में जाना पड़ेगा, यस या नो? यस सर। यस सर और जनरली इन्हीं के सब के बीच में रिएक्शन होती है। इनको रब कर दूं, ये दूसरा केस हो गया, समझ में आया? हाँ सर। चलो अब एक तीसरा केस देख लेते हैं, एक और इक्विवेलेंट वेट है तरीका निकालने का, ठीक है, टाइप 3। मजा आ रहा है बेटा, इक्विवेलेंट वेट? यस सर मतलब मुझे तो टॉपिक बहुत मजेदार लगते हैं और इनका यूज भी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए टाइप 3 इक्विवेलेंट वेट, टाइप 3 में आपको क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय समेशन रूल निकालते हैं। कैसे? ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का टोटल अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट पार्ट फर्स्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट पार्ट सेकेंड, मतलब जितने भी उसमें पार्ट हो उन सभी को जोड़ दो, ये आगे तक भी बढ़ता रह सकता है ऐसे, ठीक है। मतलब उसमें मान लो हो सकता है कंपाउंड में कई सारे पार्ट्स हो, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है।
अब मान लो NaCl है, तो NaCl में क्या होगा, Na प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा, यस या नो? यस सर। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट वैसे क्या होना चाहिए था, टोटल इक्विवेलेंट वेट इसका बताओ कितना होना चाहिए था? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर 1 होना चाहिए इसका, यस। ठीक है? तो मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, अब मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, मतलब दो पार्ट में ब्रेक किया तो पार्ट 1 प्लस पार्ट सेकंड, यस या नो? यस सर। और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो आप देख लो आएंगे, क्योंकि इसका कितना होगा 35.5 और ये हो गया आपका 21, कितना आ जाएगा? 65.5 68 तो 58.5। 58.5, ठीक है। और इसका हाँ, सर। फैक्टर कितना होता है 1, 1। और अगर हम इसको जोड़े तो वो भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस है, Na प्लस कितना है 23 और 4 पर आयन कितना है 1, क्योंकि अब ये आयन बन गया ना। अब हम डायरेक्टली केवल Na प्लस से डील कर रहे हैं, हम डायरेक्टली Cl माइनस से डील कर रहे हैं, तो Na प्लस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर उसका 1 होगा। हाँ सर समझ गए। और इसमें 35.5 डिवाइडेड बाय 1 क्या वही आ रहा है, इक्वल को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास अगर मान लो हम ले लेते हैं Na3PO4, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na3PO4 कैसे ब्रेक होगा? 3Na प्लस और PO4 3 नेगेटिव। यस या नो? तो मतलब मुझे कहना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 3 माइनस। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कोफिशिएंट क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस। देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है? अब बताओ इसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए, मान लो ये ब्रेक करने का नहीं पता होता, Na3PO4 एक सॉल्ट है ना, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल केरानिक चार्ज, टोटल एनाइक चार्ज, एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? बताओ सर 3। सर 3। 3। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? सर 164। 164 डिवाइडेड बाय 3, मैं चेक कर लो बेटा मॉलिक्यूलर मास सभी लोग। अब बताओ इसमें क्या होगा 23 बाय 1, और ये कितना होगा PO4 का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, फास्फोरस है 31 और ये 64, 31 64 कितना हो गया 90, 95। 95 और 95 डिवाइडेड बाय इसका चार्ज कितना है 3, देखो क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, यस या नो? यस सर इक्वल है। क्या ये यहाँ पे इस कोई सोच रहा होगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आंसर गलत हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होते हैं कंपाउंड में उनपे एन फैक्टर ये इक्विवेलेंट वेट नहीं डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं आप कि जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनपे डिपेंड नहीं करता है इक्विवेलेंट वेट। सिंपल क्या करो बाई पार्ट से चाहे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर आएगा। अब एक बहुत फेमस एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 Al2SO4 होल थ्राइस। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होना चाहिए बताओ? Al2SO4 होल थ्राइस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, क्या इसका एन फैक्टर 6 है? बोलो, ये भी तो Yes, sir. सॉल्ट वाला केस है। यस सर 6 है। हाँ, सॉल्ट वाला केस है सर। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, जोड़ो 254 कुछ ऐसा आएगा, देखो कितना आ रहा है। सर आंसर 57 है। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आ रहा है? 57 इंटू 6 कर दो। यस सर। 342। 342 इसका मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 6, तो क्या ये 57 आएगा? यस सर। और अगर मैं इसको ब्रेक करके करूं तो भी 57 आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा कि बाय पार्ट्स भी वही आता है, यस या नो?
यस सर। यस सर। नहीं तो Al2SO4 होल थ्राइस को ब्रेक करो, 2Al3+ और 3SO4 2 माइनस, बोलो 2 यही होगा कि नहीं? क्या अब आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस बाय पार्ट से निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+ कर दूं और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस कर दूं, यस या नो? यस सर। अब बताओ Al3+ 27 होता है और उसका चार्ज है 3, तो आयन के लिए तो चार्ज ऑन आयन ही एन फैक्टर होता है ना? यस सर। तो 27/3 और प्लस SO4 का पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर 96। 96 और 96, और अगर ये आयन बन गया है तो आयन का चार्ज ऑन आयन कितना है? 2, यस या नो? यस सर। बताओ क्या ये इन दोनों को जोड़ने पे 57 आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है भैया इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इस Al2SO4 का अगर मुझे निकालना हो तो ये इनके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या बात क्लियर हो रही बेटा? यस। सिंपल क्या करो, Al27 उसकी वैलेंसी होती है 3, तो 27/3 कर दो। SO4 तो SO4 का आपका हो गया 96 और उसका चार्ज क्या होता है 2, सीधा डिवाइड कर दिया, उनके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर। यस या नो बेटा? हाँ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 स्टार पॉइंट लगा के लिख लीजिए इसी में नीचे कि इक्विवेलेंट वेट डज नॉट डिपेंड ऑन coefficient of elements in compound, coefficient of element in compound। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आपको डील करना सिखाऊंगा वो क्वेश्चन जब आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं पता होगी, तो ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। और आप देखिएगा आपके स्कूल में क्वेश्चन आएंगे और आप एक लाइन में सॉल्व करोगे, लोग परेशान हो जाएंगे, अरे ये बैलेंस ही नहीं हो रही, ठीक है? तो आपके हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो 3 चीजें हैं इक्विवेलेंट वेट में। पहला, इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर कर दो, टाइप 1 हो गया। टाइप 2 आपको डेफिनेशन में जाना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए जो आपका मास यूज होगा वही मास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। या 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए या लिबरेट करने के लिए जो आपका मास यूज होगा वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। या 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 लिबरेट करने के लिए या उसको रिएक्ट कराने के लिए जो आपका मास यूज होगा वही क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो या तो डेफिनेशन से चले जाओ या तो एन फैक्टर वाले से चले जाओ, या तीसरा केस आ जाता है जिसमें बाय पार्ट से करते हैं इक्विवेलेंट वेट, और ये तभी यूज में आता है जब आपको कोफिशिएंट ना पता हो किसी कंपाउंड के। मान लो कोई कंपाउंड है MXOI, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तब ये काम आएगा जब कोफिशिएंट नहीं पता हो, ठीक है? तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोफिशिएंट पे इक्विवेलेंट वेट नहीं डिपेंड करता है, तो बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। 3 तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं, और एन फैक्टर के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको कभी नहीं भूलना। अगर एन फैक्टर नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, और इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट वेट तो आ सकता है लेकिन एन फैक्टर नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट वेट नहीं। सर आपने कहा था एन फैक्टर के बाद नॉर्मेलिटी और वो सब पढ़ाएंगे? सब आएंगे बेटा, सब मोह माया यार, क्या परेशान हो रहा था। सर छोड़ दें क्या मोह माया?